जो स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि जो भगदड़ हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हुई उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यहां तक भी कहा गया कि बाहर मातम रहा, बाहर लोग मरते रहे, अंदर जश्न चलता रहा। स्टेडियम के बाहर लोग मरे, 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। बीजेपी की तरफ से कहा गया, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो जबरदस्त भगदड़ हुई। ये बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये तस्वीरें आप देखेंगे, बहुत ही खौफनाक तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं। 11 लोगों की मौत हुई। बीजेपी कह रही है इस हादसे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी की वजह से, कुप्रबंधन, लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी ने कहा कि भीड़ के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए जिसकी वजह से हादसा हुआ। दरअसल बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर यह भी लिख दिया कि इस दिल दहला देने वाली घटना को टाला जा सकता था। इसके लिए ये देखिए पोस्ट अमित मालवीय की तरफ से, इस हादसे को टाला जा सकता था। यह हादसा कर्नाटक सरकार की, अमित मालवीय का पोस्ट कर्नाटक सरकार की लापरवाही का नतीजा है। वहीं आपको बता दें बीजेपी के दूसरे नेता शहजाद पूनावाला ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, इसे दिल दहला देने वाली घटना को टाला जा सकता था। शहजाद पूनावाला लिख रहे हैं कि इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है, ये लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि खराब योजना और भीड़ के कुप्रबंधन की वजह से 11 लोगों की जान चली गई, भगदड़ मची, कई लोगों की जान गई। कर्नाटक के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कुप्रबंधन की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। शहजाद पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे में कई लोगों के मारे जाने के बावजूद कार्यक्रम नहीं रोका गया। ये वैसे आज की सबसे दर्दनाक तस्वीर ये भी रही, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि बाहर भगदड़ हुई, बाहर मातम था, बाहर लोगों की लाशें थी और अंदर कार्यक्रम चल रहा था। विक्ट्री डे का कार्यक्रम चल रहा था। डीके शिव कुमार अंदर पहुंच गए थे, वहां कार्यक्रम नहीं रोका गया। बाहर मातम, अंदर जश्न, जश्न कहना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां पर एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भगदड़ के लिए, बहुत जरूरी बात उन्होंने लिखी कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। याद है जब भगदड़ हुई थी तो बीजेपी ने पूछा कि जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था भगदड़ के लिए, उसकी सरकार की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कर्नाटक के सीएम, डेप्यूटी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए। प्रोत्साहित हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। इतनी भीड़ उमड़ेगी ये सबको पता था। 18 वर्ष बाद जश्न का ये माहौल था। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त, और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था, जश्न चलता रहा। मतलब कि एक तो हत्या और उसके बाद नमक रगड़ने का काम किया गया। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a precision, but the crowd was very uncontrollable. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएल कमिश्नर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अरुण धूमल ने यह कहा है ये बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था, ये बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था। राजीव शुक्ला की तरफ से भी कहा गया ये बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये भी मुझे खबर मिल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है और समीक्षा करने की बात की गई है। बीजेपी ने कहा है कि भीड़ के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आपको बता दें आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल टीम ने जो जीत दर्ज की उसका जश्न मनाया जा रहा था। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। इस बीच आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान अचानक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई। वो तस्वीरें भी हैं, लाखों की संख्या में बताया गया 6 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे और 26 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, जिसमें 2 तस्वीर आप देखेंगे। जिस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर यह दर्दनाक हादसा हुआ, 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस वक्त भी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत का जश्न जारी रहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद स्टेडियम के अंदर मौजूद थे इस घटना के बाद, जहां स्टेडियम की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था की गई थी।
जब स्टेडियम के बाहर ये आप दो तस्वीरें देखेंगे आपका खून खौल उठेगा, यकीन मानिए। ये दो तस्वीरें लोगों की जिंदगी की क्या कीमत है ये वो बताने के लिए, ह्यूमन लाइव्स मैटर, यानी कि आम लोगों की जिंदगी की क्या कीमत है ना, ये वो दो तस्वीरें हैं। ये आज की खबर का निचोड़ है। बाहर मातम था, लोगों के आंसू थे। आप ये तस्वीरें देखिए, लोगों ने अपनों को खोया, 11 लोगों की मौत हो गई, 11 लोगों की मौत, लाशें बिछी थी बाहर। ये देखिए आप, लोगों को बचाया जा रहा है, सीपीआर दिया जा रहा है, वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और अंदर जश्न था। आपको लगेगा टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये दो तस्वीरें एक साथ थी। एक तरफ अंदर जश्न था, डीके शिव कुमार अंदर पहुंचे, हाथ में ट्रॉफी थी, वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, अंदर जश्न था। जश्न नहीं, हालांकि ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर अंदर कैंसिल कर दिया जाता तो और स्टैम्पीड हो सकती थी, ये तर्क दिया जा रहा है कि, और ये वो तस्वीर है, ये देखिए आप, ये वो तस्वीर है, ये हादसा वहां पर हुआ। डीके शिव कुमार आपको नजर आ रहे हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। ये अंदर जश्न चलता रहा, बाहर मातम था, बाहर लाशें बिछी थी, बाहर लोगों की मौत हुई थी, 11 लोगों की मौत बाहर, और अंदर ये तस्वीर पूरा देश देख रहा था जो उस वक्त आप देख रहे हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, ये अंदर पहुंचे, बाहर, मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब सबसे दर्दनाक तस्वीर आज की यही थी। बाहर मातम था, अंदर जश्न, स्टेडियम। और यह भी खबर आ रही थी कि स्टेडियम के बाहर भी जब ये हो रहा था तब भी लोग जो है स्टेडियम के बाहर उसकी ग्रिल पर वहां पर लटकने की कोशिश कर रहे थे। स्टेडियम के बाहर 11 लोगों की मौत हो गई, हर तरफ चीख पुकार मची थी। भगदड़ के बाद क्रिकेट फैंस पर लाठीचार्ज भी किया गया, ये भी खबर आ रही है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बल प्रयोग किया गया। उस वक्त स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम क्यों चल रहा था, हालांकि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का भी बयान आया। एक और बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया, सिर्फ 10 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो गया। हालांकि बारिश भी एक रीजन थी, दरअसल वहां बारिश भी हो गई थी, लेकिन डीके शिव कुमार कह रहे हैं सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम, हमने 10 मिनट में कार्यक्रम खत्म कर दिया। लेकिन सोच कर देखिए आप, बाहर 11 लोगों की मौत हो गई, बाहर लाशें बिछी हुई थी, बाहर मातम था और अंदर यह कार्यक्रम चल रहा था। डीके शिव कुमार ने कहा कि लाखों लोगों के आ जाने की वजह से व्यवस्था कर पाना मुश्किल था। क्यों? पता नहीं था क्या कि इतने लोग आ जाएंगे? पता नहीं था क्या कि क्या अंदाजा था? फिर यही तो प्रबंधन करना होता है, सरकार, सिस्टम, प्रशासन को। और क्या, वैसे आपको बता दें, मैं एक बार पढ़ देता हूं क्योंकि अभी मुझे खबर मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पोस्ट किया गया है और अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने ये लिखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट एंड रेलेवेंट अथॉरिटीज मस्ट इमीडिएटली रिव्यू, मतलब राज्य सरकार और वहां का प्रशासन समीक्षा करे, स्ट्रेंथन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर सच इवेंट, अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल को और सशक्त बनाएं। क्योंकि समझ में आ रहा है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, बीसीसीआई कह रही है हमारा इवेंट नहीं था, अरुण धूमल ने कहा, आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने भी कहा। लेकिन ये दो तस्वीरें, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हादसा हुआ, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। बार बार कह रहा हूं, भगदड़ पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, ये बीसीसीआई का नहीं था, ये बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था, ये आरसीबी फ्रेंचाइजी का कार्यक्रम था। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए ये पोस्ट भी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें लिखा गया है, अगर हम जूम कर पाए ये, क्योंकि ट्वीट अब स्क्रीन पर आने में अगर समय लगेगा, मैं यहां से पढ़कर बता रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल को और स्ट्रेंथन किए जाने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट एंड रेलेवेंट अथॉरिटीज मस्ट इमीडिएटली रिव्यू। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कर्नाटक की सरकार से कह रहे हैं कि समीक्षा करिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और मजबूत करिए ताकि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो। बहुत ही दर्दनाक हादसा। बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह हमारा कार्यक्रम नहीं था, बीसीसीआई मृतकों के परिवार को मदद करेगा। ये देखिए, अब आप पढ़ भी पाएंगे, इसमें लिखा गया है द स्टेट गवर्नमेंट एंड रेलेवेंट अथॉरिटीज मस्ट इमीडिएटली रिव्यू एंड स्ट्रेंथन सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब हादसे के बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल के रिव्यू करने की बात की जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इस तरह का हादसा अगर सोचे यूपी में हो जाता तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा होता आज। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लोग कहेंगे पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाशों पर जश्न मन सकता है, लेकिन लाशों पर पॉलिटिक्स क्यों नहीं? लाशों पर जश्न बन सकता है, लेकिन लाशों पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना साहब। यही अगर यूपी में होता तो आज क्या होता? योगी का इस्तीफा मांगा जा रहा होता ना।
जैसे कुंभ में हुआ था तो इस्तीफा मांगा जा रहा था, वहां तो 2 महीने का इवेंट, यहां तो 1 दिन का इवेंट नहीं संभाल पाए। कर्नाटक में किस किस सरकार, सवाल तो पूछे जाएंगे। बीसीसीआई कह रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा इवेंट नहीं था। अरुण धूमल कह रहे हैं, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार कौन? वहां पर हल्का बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वो कह रहे अंदाजा नहीं था, लाखों लोग आ गए, सड़कों पर लोगों का हुजूम था। राजीव शुक्ला ने कहा इस घटना पर बीजेपी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा राजीव शुक्ला ने, वो बयान भी सुनिए। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं, और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। नहीं, देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज करने की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना है। और बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की लापरवाही, कुप्रबंधन की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। 11 लोगों की मौत के लिए कांग्रेस का ये कुप्रबंधन जिम्मेदार है। सुनिए क्या कुछ कहा शहजाद ने। प्रोत्साहित हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। इतनी भीड़ उमड़ेगी ये सबको पता था। 18 वर्ष बाद जश्न का ये माहौल था। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त? और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था, जश्न चलता रहा। मतलब कि एक तो हत्या और उसके बाद नमक रगड़ने का काम किया गया। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a procession, but the crowd was very uncontrollable. बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बेंगलुरु के हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हादसा हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीड़ितों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं। ये हादसा हृदय विदारक है, पीड़ितों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान। 11 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आज के आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को बड़ी फटकार लगी। सेना के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना का अपमान नहीं हो सकता। यह बड़ी खबर है, कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को फटकार लगाई गई। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना का अपमान नहीं हो सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को साफ राहत देने से इंकार कर दिया। राहुल गांधी इसी मामले में लखनऊ कोर्ट से मिले समन को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है। यह आजादी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसमें किसी व्यक्ति या सेना को बदनाम करने वाले बयान देने की आजादी शामिल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इस टिप्पणी के अलावा राहुल गांधी की तरफ से कैसे सेना की लकीर को छोटा करने की कोशिश या मोदी से हेट के चक्कर में सेना कैसे आ गई राहुल के टारगेट पर, अब बात इसकी सरेंडर को लेकर कैसे राहुल गांधी खुद फंस गए हैं ना उस बयान को लेकर, बात अब इसकी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए। भारत ने सरेंडर कर दिया, ये कहा राहुल गांधी ने, और बता दिया कि वो देश के लिए ब्लंडर है और पाकिस्तान के लिए बॉय वंडर है।
आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। ट्रम्प कहता है मैंने कहा मैंने सरेंडर करा है, तो मोदी जी क्यों नहीं कहते कि नहीं सरेंडर हमने नहीं कराया। देखिए, राहुल गांधी या किसी भी दूसरे नेता को यह समझ लेना चाहिए साहब कि जब आपकी लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बनने लगे ना, तो आपको या तो लाइन बदलने की जरूरत है या रिजाइन करने की जरूरत है। मैं ये बीच बचा खुलकर बोलने की जरूरत है साहब। दोबारा बोलूंगा, राहुल जी आपके लिए या किसी भी दूसरे नेता के लिए, जब आपकी लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बनने लग जाए ना, जब आप पाकिस्तान में छा जाने लगे, तो आपको लाइन बदलने की जरूरत है साहब। कांग्रेस के साथ साहब यही हो रहा है। अब जाने अनजाने हमें यह नहीं पता कि जानकर हो रहा है या अनजाने में हो रहा है, लेकिन मोदी को टारगेट करने के चक्कर में कांग्रेस सेना को झूठा और कमजोर साबित करने की जाने अनजाने कोशिश कर रही है, और सेना झूठी साबित हो रही है। पाकिस्तान को सही साबित किया जा रहा है। कैसे, मैं समझाऊंगा। सरकार को निशाने पर, मोदी को टारगेट पर लेने के चक्कर में राहुल गांधी सेना की लकीर को छोटा कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि सिंदूर पर सरेंडर, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, मतलब सिंदूर पर सरेंडर हो गया, मतलब पाकिस्तान जीत गया, हम हार गए। मतलब साहब ये दावा तो पाकिस्तान तक ने नहीं किया कि भारत ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी ने भी आज यही कहा साहब कि भारत के सरेंडर का दावा तो वहां के आतंकवादियों ने भी नहीं किया, हाफिज सईद ने नहीं किया, मसूद अजहर ने नहीं किया कि भारत ने सरेंडर कर दिया। वो तो डोजियर देकर भारत की डोज का रोना दुनिया के सामने रो रहा है। वहां के आतंकवादी ब्रह्मोस की मार का मातम आज भी बना रहे हैं, लेकिन यहां राहुल गांधी जी ने कह दिया साहब कि सिंदूर पर सरेंडर हो गया। राहुल गांधी या कांग्रेस कैसे मोदी पर हमले के चक्कर में सेना की लकीर छोटी कर रहे हैं। मैं ये लाइन 10 बार रिपीट करूंगा, क्यों, मैं आपको पूरा फैक्ट्स वाइज समझाऊंगा कि राहुल गांधी के बयान कैसे सेना की लकीर छोटी कर रहे हैं। उससे जुड़े ना 3 बयान एक बार सुनाई देते हैं, जिससे पाकिस्तान को भारत पर हमला करने का मौका मिल गया है। वो 3 बयान है। एक तरफ कहा गया कि सिंदूर का सौदा हो गया, फिर कहा गया कि सिंदूर पर सरेंडर हो गया, फिर कहा गया कि जो है घुटने टेक दिए, कायरता, सिंदूर। सुनिए सारे बयान। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। सिंदूर का सौदा हो गया, सिंदूर पर सरेंडर हो गया, अपने प्रधानमंत्री को कायरता, सिंदूर पर कायरता दिखी, सिंदूर पर सरेंडर हो गया। अब ये समझिए कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस की लाइन सेना की लकीर छोटी कर रही है। वो मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। देखिए, सेना ने क्या कहा, पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पाकिस्तान का सरेंडर। कांग्रेस ने क्या कहा, सिंदूर पर सरेंडर। सेना झूठी साबित हो रही है। सेना क्या कह रही है, पाकिस्तान ने सरेंडर किया। राहुल जी कह रहे हैं सिंदूर पर मोदी जी ने सरेंडर, तो सेना झूठी साबित हुई। दूसरा, पाकिस्तान से सीधी बात, यही कहा आर्मी ने, कहा पाकिस्तान से सीधी बात। सेना, कांग्रेस कह रही है सिंदूर का सौदा कर लिया। तीसरा, सेना ने कहा घुटनों पर पाकिस्तान, घुटनों पर पाकिस्तान। कांग्रेस ने, अभी मैंने आपको बयान सुनाया, सिंदूर पर घुटने टेके। यहां पर भी सेना को गलत साबित किया। चौथा, सेना ने क्लियर बोला कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाकर फोन किया। कांग्रेस ने क्या कहा, ट्रंप ने फोन किया। पांचवा, 11 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। सेना ने कहा 11 जगह पर एयर स्ट्राइक की, 11 एयरबेस, बल्कि एयरबेस, 9 तो आतंकी अड्डे भी थे, कम क्यों बताएं हम।
11 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की। कांग्रेस ने सवाल पूछा, हमारे 5 रफाल गिरे क्या? वो महाराष्ट्र के नेता थे, अलग अलग नाम क्या लेना, सब राहुल गांधी की ही पार्टी के है ना, इसलिए हमने राहुल जी का चेहरा लगाया। हमारे 5 रफाल गिरे। छठा, सेना ने कहा 9 आतंकी अड्डे तबाह। कांग्रेस ने पूछा कितने आतंकियों को मारा, पूछा ना इमरान मसूद ने। 7वां, सेना ने कहा ब्रह्मोस से एयरबेस तबाह की हमने, ब्रह्मोस से। खड़गे जी ने कहा छुटपुट छुटपुट। सेना को गलत, सेना को क्यों झूठा साबित करना साहब? मोदी जी से दुश्मनी निकालिए ना, सेना को क्यों? सेना क्योंकि झूठी साबित हो रही है सेना। राहुल गांधी सेना की लकीर छोटी कर रहे हैं। सेना ने कहा कि हमले के बाद पाकिस्तान को बताया, सेना ने कहा कि हमले के बाद पाकिस्तान को बताया। कांग्रेस ने क्या कहा? आरोप लगाया कि जयशंकर ने यह कह दिया कि हमले से पहले जानकारी, हमले। अब सेना को गलत साबित कर रहे हैं ना आप। 9वां, सेना ने क्लियर बोला पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, कहा ना पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। कांग्रेस ने क्या कहा? अभी जो कायरता शब्द का इस्तेमाल किया, मोदी कायर, तो सिंदूर पर कायरता दिखी हमारी। सेना ने कहा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, कांग्रेस ने कहा सिंदूर पर कायरता, हमारी कायरता दिखी। सबसे इंपॉर्टेंट, सेना ने बार बार क्लियर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कांग्रेस बार बार सीज फायर का वहां पर चल रहा है। तो आप क्या सेना को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी पर हमले के चक्कर में? लेकिन साहब शायद मुझे लगता है कि मकसद तो शायद पूरा हो गया। दिखाऊंगा मैं आपको, मकसद पूरा हो गया। पाकिस्तान में छा गए राहुल जी। राहुल की लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन, जो पाकिस्तान भी नहीं कह पाया वो राहुल जी ने कह दिया। भारत ने सरेंडर कर दिया, भारत हार गया, ये हो गया, वो हो गया, सौदा हो गया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, सिंदूर पर सरेंडर हो गया। तो पाकिस्तान को भारत पर हमले का मौका मिलेगा ना साहब, कौन छोड़ेगा? कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर पाकिस्तान की हेडलाइन सुर्खियों में बने हुए। देखिए आप, हेडलाइंस में है राहुल जी, देखिए यहां नीचे हेडलाइंस लिखा हुआ है। पाकिस्तान में हर तरफ सिर्फ राहुल गांधी के बयान के चर्चे हो रहे हैं, राहुल गांधी के चर्चे, राहुल, जहां पाकिस्तान का न्यूज चैनल राहुल। पाकिस्तान में टीवी की हेडलाइन से लेकर डिबेट तक सिर्फ राहुल गांधी जी छाए हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपकी लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाए तो आपको अपनी लाइन बदलने की जरूरत है। आप इस वक्त, अच्छा ये दिखाइए, पाकिस्तानी मीडिया की यहाँ चली रही है कि खबरों के वो क्लिप देख रहे हैं। हालांकि ये ना कोई नया भी नहीं है, ये हम भारत के लिए, ना ही पाकिस्तान के लिए, राहुल गांधी के लिए, ना ही कांग्रेस के दूसरे नेताओं के लिए। इससे पहले कांग्रेस और राहुल गांधी की लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बन चुकी है। हर बार हुआ ना, कितने नेताओं की, आप सोचिए कितने नेताओं के बयान को हाथों हाथ लिया। सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पवन खेड़ा, भूपेश बघेल, अमरिंदर राजा सिंह वाडिंग, बहुत लंबी लिस्ट है। यही वजह है कि बीजेपी क्या करिए वो सुनिए। राहुल गांधी को एलओपी की जगह लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपोगेंडा बता रही है, सुनिए। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। भारत ने सरेंडर कर दिया, ये कहा राहुल गांधी ने, और बता दिया कि वो देश के लिए ब्लंडर है और पाकिस्तान के लिए बॉय वंडर है। पाकिस्तान के हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राहुल छाए हुए हैं। लगता है राहुल गांधी को लगता है एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। लेकिन साहब पाकिस्तान भी खुश नहीं है। मतलब क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में हेडलाइन वेडलाइन तो बन गए, राहुल गांधी जी फेमस हो गए हैं, सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी को पाकिस्तान भी आईना दिखा रहा है, जो सिंदूर पर सरेंडर, क्योंकि हकीकत तो पाकिस्तान भी जानता है ना कि सरेंडर, मार तो हमें पड़ी है। मतलब मारने वाला कह रहा है मैंने मारा, पिटने वाला कह रहा है मेरी पिटाई हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं सरेंडर हो गया। पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां तो बटोर ली, लेकिन पाकिस्तान में ही उनका सच उजागर होने लगा है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के पत्रकार है हामिद मीर, राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर एक पोस्ट कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा। पाकिस्तानी भी जानते हैं सरेंडर थोड़ी ना किया है साहब, ऐसी मार मारी है पाकिस्तान को। तभी तो हामिद मीर लिख रहे हैं कि कोई सरेंडर वरेंडर कुछ नहीं। उन्होंने याद दिलाया साहब कि किसने कब सरेंडर किया, कि कैसे कांग्रेस की नेहरू सरकार ने 62 में चीन के आगे सरेंडर किया था। हामिद मीर ने लिखा ये,
पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी सुना रहा है। वो लिखा है कि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा साम्राज्यवादी ताकतों को खुश करने की कोशिश की। नेहरू ने 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से संपर्क किया था। तो कांग्रेस को बताना चाहिए किया था नहीं किया था। निशिकांत दुबे बता रहे हैं वैसे कब किया था, आगे बताऊंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अमेरिका से संपर्क किया था 62 में। उन्होंने चीन के सामने सरेंडर कर दिया था। चीन के खिलाफ सरेंडर का जिक्र सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, भारत में भी सरेंडर वाले बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेर लिया। सरेंडर के चक्कर में ब्लंडर का कैलेंडर खुल गया है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे, ठीक उन्होंने 1963 का एक पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये क्या हुआ? ये सरेंडर के चक्कर में पुराने ब्लंडर का सारा कैलेंडर खुल गया, मौका मिल गया ना बीजेपी को। यह पत्र बीजेपी के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के उस वक्त के प्रधानमंत्री को लिखा। इस पत्र को पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने क्या लिखा वो सुनिए। उन्होंने लिखा कि सरेंडर जानते हो राहुल बाबा, सरेंडर उसको कहते हैं आपके परम पूज्य नाना यानी कि आयरन लेडी के पिता नेहरू जी का यह पत्र जनवरी 1963 का भारत के चीन युद्ध के हारने के बाद, भारत जो चीन से हारा था, भारत के चीन युद्ध में हारने के बाद घिघियाकर नेहरू जी चीन के प्रधानमंत्री को लिखे कि आपने भारत का पूर्व क्षेत्र में 20,000 किलोमीटर और पश्चिम में 6,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया। आपने हमारे 4,000 सैनिकों को बंधक बना लिया, फिर भी हमने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को अपना नेता बनाकर आपके पास आत्मसमर्पण के लिए भेजा, आपके आदेश की प्रतीक्षा में। ये तो बड़ा विस्फोटक चिट्ठी साहब निशिकांत दुबे की। ये होता है सरेंडर? बीजेपी पूछ रही है ये सरेंडर नहीं था क्या? यहां सरेंडर ये सरेंडर नहीं था। वहीं राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हमला बोला। साहब मैं कह रहा हूं बीजेपी को तो मौका मिल गया, सारे सरेंडर वाला इतिहास बता देंगे कब कब कांग्रेस ने सरेंडर किया। कांग्रेस के कार्यकाल का सरेंडर करते हुए जेपी नड्डा ने क्या लिखा वो दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के प्रतिम शौर्य एवं पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय सेना राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का घोर अपमान है। अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंसते भी, लेकिन जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान की जनता से लेकर उसकी सेना, उसके प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हुई ऐसा कहने की, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा यह देशद्रोह से कम नहीं है। राहुल गांधी को देशद्रोह ही बता दिया साहब बीजेपी ने। यह देशद्रोह से कम नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को यह भी बताया कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सरकार ने या किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं की थी, भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा की गई थी। आप सेना को गलत साबित कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी, शौर्य एवं पराक्रम का उद्घोष है। मतलब सोचिए, जिस ऑपरेशन सिंदूर को, मैं कह रहा हूं देश तो छोड़ दीजिए साहब, सेना छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं विदेशी भी कामयाबी और अभूतपूर्व बता रहे हैं। राहुल गांधी जी को सरेंडर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस ऑपरेशन सिंदूर में तबाही का रोना खुद पाकिस्तान रो रहा है, दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रहा है, उसमें कांग्रेस को सरेंडर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी मसूद अजहर खुद मदद की भीख मांग रहा है, मरने की भीख मांग रहा था ना, कह रहा था मेरे परिवार वालों को मारा, मेरे को भी मार देते, उसमें कांग्रेस को सरेंडर क्यों नजर आया? हालांकि देखिए, राहुल के सरेंडर ने बीजेपी को कांग्रेस के पुराने ब्लंडर याद दिलाने का मौका दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने आज क्या कहा, उनका क्या बयान आया, राहुल के सरेंडर को लेकर कैसे कांग्रेस के ब्लंडर याद दिलाए बीजेपी ने, वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए, राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द
जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? उधर भारत में बकरीद पर क्यों बवाल छिड़ गया, कैसे बवाल छिड़ गया? वर्चुअल बकरीद, ग्रीन बकरी ईद, इको फ्रेंडली बकरीद कैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। नेता बीजेपी के नीतीश राणे कैसे मांग कर रहे हैं साहब की वर्चुअल बकरीद बनाइए, ग्रीन बकरीद बनाइए, इको फ्रेंडली बकरीद बनाइए। कुर्बानी पर कोहराम, बात इसकी। हर एक त्योहार पे ये बचा वो बचा क्यों आना चाहिए? त्योहार अब मनाते हो, मनाइए। सरकार का काम ये भी है कि जो 4 पाक आतंकवादी आए वो कहाँ गए ये भी ढूंढना है, त्योहारों में घुसना नहीं। उन्होंने अपना सरनेम अभी ठाकरे बदल देना चाहिए और आदित्य खान, आदित्य शेख ऐसा कुछ रखेंगे ना तो उनसे मुंह से बातें फिर और अच्छी लगी। बाला साहब का पोता इस तरीके की अगर बातें कर रहा होगा ना तो ठाकरे सरनेम लगाने के लिए वो लायक नहीं है। वो बोलते थे ना एक जमाने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर लो। वाकई हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं तो पहला एक फतवा ये होना चाहिए कि जो भी मुस्लिम धर्म में रहकर गौ की हत्या करेगा, इस्लाम उसे मुस्लिम नहीं मानेगा। या आप आटे का बकरा बना ले, काट दी, क्या है ये? सिर्फ इन्हें जरूरत, इनका सारा काम यही है कि मुसलमानों की दिल आजारी करो। कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। कुर्बानी करना जरूरी है, ये फर्ज है। कुछ लोग को ये पसंद नहीं है, यहाँ पर भी नफरत फैलाने की बात। क्यों नफरत फैलाना चाहते हो आप देश के? सब मिलजुल के रहो। बकरीद पर इको फ्रेंडली ईद मनाने की बात कर रहे हैं, उन्हें हकीकत कुछ भी नहीं मालूम। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। दो दिन बाद है बकरीद, 2 दिन त्योहार मनाया जाएगा बकरीद का। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर जो शब्द सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा है कि इस बार वर्चुअल बकरीद, ग्रीन बकरीद, इको फ्रेंडली बकरीद। सोशल मीडिया पर मुसलमानों से ऐसी बकरीद मनाने की अपील की जा रही है जिसमें ना तो जानवरों का खून बहे, ना ही पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए एक बार को, क्या नीतीश राणे कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं वो आगे बताऊंगा। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर क्या चर्चा है। बकरीद का त्योहार भी मने और पर्यावरण को कोई खतरा ना हो, लेकिन कुछ लोगों को इससे मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी खतरे में दिखाई पड़ने लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं इस बात को लेकर भी। लेकिन साहब कि ये अपील क्यों की जा रही है, इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील कैसे की जा सकती है, ये सब कहा जा रहा है। पूरा विवाद आपको बताएंगे, लेकिन पहले मेरा जो इंटरेस्ट है वो कि ये वर्चुअल बकरीद क्या होती है, ये ग्रीन बकरीद क्या, इको फ्रेंडली बकरीद क्या। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा है इसकी। अच्छा, इको फ्रेंडली बकरीद क्या होती है? मतलब मिट्टी के बने जानवरों की सांकेतिक कुर्बानी, जानवरों की तस्वीर वाले केक को काटकर बकरीद मनाना। जो लोग जीव हत्या के विरोधी हैं वो इको फ्रेंडली बकरीद का समर्थन करते हैं। वहीं कुछ मुस्लिम युवा ग्रीन बकरीद भी मनाते हैं। बकरीद पर जानवरों को काटने की बजाय पेड़ लगाते हैं। ग्रीन बकरीद, जरूरतमंदों को पैसा या भोजन का दान करते हैं। इस तरह बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। ये सब चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा, एक और तरीका बता दिया साहब, ये तो सोशल मीडिया पर दिखा वर्चुअल बकरीद, आज जिसमें मोबाइल ऐप या कंप्यूटर से बकरा बुक किया जाता है। बकरों की कुर्बानी फॉर्म पर होती है, मीट या तो घर पहुंचा दिया जाता, फार्म पर होती है, या तो मीट या तो घर पर पहुंचा दिया जाता है या जरूरतमंदों को दान कर दिया जाता है। वर्चुअल बकरीद से भी भीड़भाड़ या संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। बिना शारीरिक संपर्क के कम समय में कुर्बानी पूरी हो। ये सब चर्चाएं हैं, मतलब वर्चुअल बनाइए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हो गया बात खत्म, केक काट लीजिए। कल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने इस बहस की शुरुआत कर दी। नीतीश राणे ने मुसलमानों से इको फ्रेंडली या ग्रीन या वर्चुअल बकरीद मनाने की मांग की थी। क्या हुआ? उन्होंने सवाल उठाया साहब कि सोचिएगा कि अगर देश में पर्यावरण की रक्षा के नाम पर इको फ्रेंडली दीपावली मनाई जा सकती है, से नो टू क्रैकर्स, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए से नो टू क्रैकर्स, यही होता है ना, पोल्यूशन बहुत होता है ना पटाखे फोड़ने से, तो इको फ्रेंडली दीपावली मना लो। पानी की बर्बादी रोकने के नाम पर इको फ्रेंडली होली मनाई जा सकती है, पानी बहुत बर्बाद होता है ना।
तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं साहब कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं बनाई जा सकती। यही पूछ लिया नीतीश राणे ने। आदित्य ठाकरे ने बोला कि ये ज्ञान क्यों हर बार देना, त्यौहार है, त्यौहार मनाने तो सही बात है, लेकिन यही त्यौहार जब हिंदू त्योहारों पर दिया जाता है तब इस तरह का बयान आना चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हर त्योहार पर ये बचाओ वो बचाओ, ऐसे आह्वान क्यों किए जाते हैं। सही बात है, त्योहारों में दखल देना सरकार का काम थोड़ी ना है। नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे को यह कहकर जवाब दे दिया कि उन्हें अपना नाम बदलकर आदित्य खान या आदित्य शेख रख लेना चाहिए। नीतीश राणे ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का पोता अगर ऐसी बातें करेगा तो उसे ठाकरे टाइटल इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। सुनिए पॉलिटिक्स। मुझे लगता है हर एक त्योहार पे ये बचाओ वो बचाओ क्यों आना चाहिए। त्योहार अब मनाते हो मनाइए, लेकिन ये जो कहने वाले, अभी मैं तो भी एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, लेकिन हर बार कोई पानी बचाओ, कोई रंग बचाओ, फिर ये बचाओ, सांस तो लेने दीजिए यार। और ये कोई सरकारों का काम नहीं होता। सरकारों का काम यही है कि मेरे किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो फिर उनको पहले आप जाके सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे घर में पानी गया है ये सारी बारिशों में, तो आप जांच कीजिए कि पानी कैसे गया अंदर। सरकार का काम ये भी है कि जो 4 पाक आतंकवादी आए वो कहाँ गए ये भी ढूंढना है, त्योहारों में घुसना नहीं। मुझे लगता है हर एक त्योहार पे ये बचाओ वो बचाओ क्यों आना चाहिए। त्योहार अब मनाते हो मनाइए, लेकिन ये जो कहने वाले, अभी मैं तो भी हर त्योहार पर ये बचाओ वो बचाओ नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु या समाजवादी पार्टी के नेता और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनना चाहिए। सबका पक्ष आना चाहिए ना। सुनाइए। जो हम लोग कुर्बानी देते हैं जानवर की, ये परंपरा तकरीबन 4000-5000 साल पुरानी परंपरा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे चलते हुए हम अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। अब तमाशा बना लिया कि साहब इको फ्रेंडली के आप कागज का बकरा बना लें और काट दें, या आप आटे का बकरा बना लें काट दें। क्या है ये? सिर्फ इन्हें जरूरत, इनका सारा काम यही है कि मुसलमानों की दिल आजारी करो और इस देश के अंदर रहने वालों के बीच में दरारें पैदा करो। बलि आपकी यहाँ भी महत्व रखती है।